छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से एक वीडियो लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट। और ये 39वीं क्लास है और इसमें हम आपके लिए कराएंगे कंप्यूटर एवं अनुप्रयोगों की मूल बातें, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन और अंकशास्त्र गणित से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न, स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह है कि गणनाएं स्वतः ही की जा सकती हैं, डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन हो जाती हैं, अधिक लचीलापन होता है। इनमें से सभी कौन सा आएगा? देखो, ध्यान से देखें। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। इस प्रोग्राम में डेटा को सारणीबद्ध रूप में स्प्रेडशीट पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तैयार किए गए डेटा द्वारा विभिन्न गणनाएं जैसे गणितीय, अकाउंटिंग, आदि करने के लिए सूत्र एवं फंक्शन में भी इस प्रोग्राम में उपलब्ध होते हैं। गणितीय, अकाउंटिंग आदि करने के लिए सूत्र एवं फंक्शन भी इस प्रोग्राम में उपलब्ध होते हैं। स्प्रेडशीट वास्तव में एक पेपर है जिसमें रो और कॉलम बने होते हैं, जिसमें डेटा नंबर या टेक्स्ट के रूप में लिखे जा सकते हैं। स्प्रेडशीट के प्रमुख लाभ क्या क्या लाभ हैं? देखिए, इसमें गणनाएं स्वतः ही हो जाती हैं। इसमें गणना स्वतः ही हो जाती हैं। हो गया, ये लाभ है एक। तो डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन हो जाती हैं, ये भी सही है। अधिक लचीलापन होता है, ये भी सही है। अतः दिए गए विकल्प में सभी स्प्रेडशीट के लाभ हैं, तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही हो गया, इनमें से सही, करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सभी के? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? नंबर ए, ऋण के लिए आवेदन देना। बी, खाते से नकद निकालना। सी, खाते का विवरण देखना। डी, हाल ही के कार्य विवरण देखना। देखिए, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खाते से नकद नहीं निकाला जा सकता। हालांकि एटीएम से निकाला जा सकता है, जो इंटरनेट से ही चलता है, लेकिन एटीएम एक मशीन है जिसकी सहायता से कैश निकाला जाता है, जबकि ऋण के लिए आवेदन, खाते का विवरण देखना, कार्य देखना, कार्य का विवरण देखना आदि सभी कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से होता है। तो विकल्प हमारा खाते से नकद निकालना, कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है, खाते का विवरण देखना ये भी देख सकते हैं, हाल ही के कार्य विवरण देखना ये भी कर सकते हैं, लेकिन खाते से नकद नहीं निकाल सकते। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, एल्टा विस्टा है एक प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या सर्च इंजन? क्या है इनमें से? एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। एल्टा विस्टा एक क्या है? सर्च इंजन है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है इसमें, जो 15 दिसंबर 1995 में विकसित किया गया। ब्राउजर का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो HTML की फाइलों को इंटरनेट में ओपन होने की सुविधा देता है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न हमारा यहाँ, वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एक नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित
नियोजित करता है। मल्टीकास्टिंग, मूडल, मीम, मेसअप। देखिए, वेब विकास में एक मैसअप एक वेब पेज या वेब एप्लीकेशन है। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है, जो ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित सिंगल नई सेवा बनाने के लिए एक से अधिक सामग्री का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, क्लास पर बने रहिए क्योंकि इसके बाद हम मैथ भी कराने वाले हैं इसमें। जुलाई 2019 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ECOR यात्री, ECOR यात्रा, ECOR पैसेंजर ऐप और रेल कोर, कौन सा है? ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR, ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR ने पुरी में त्योहार का गवाह बनने के लिए नहीं। ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR ने पुरी में त्योहार का गवाह बनने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रियों के लाभ के लिए 7 जुलाई 2018 में रथ यात्रा मोबाइल ऐप ECOR यात्रा लॉन्च किया। तो हमारा विकल्प भी बिल्कुल सही आंसर है। कितने को किया था ये? 7 जुलाई 2018 में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापकों में से एक है? सत्या नडेला, शबीर भाटिया, विनोद खोसला, सुंदर पिचाई। देखिए, विनोद खोसला अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम के संस्थापकों में से एक थे। स्कॉट मैकेनली, विनोद खोसला, एंटी वेस्टोसाइम और विल जॉय ने सन माइक्रो सिस्टम्स इंक की स्थापना 1982 ईस्वी में किया था। सन माइक्रो सिस्टम को बाद में 2010 में ओरेकल द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। तो इसका विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। इसके कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए। अब हम कराते हैं अंकशास्त्र, मैथमेटिक्स। पहला प्रश्न है, देखो इसका, अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अनीस अपने बेटे से क्या है? 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 वर्ष है। अनीस की आयु बताएं। कैसे करेंगे? देखो, ध्यान से देखें सवाल को। सॉल्यूशन, माना बेटे की आयु बराबर x वर्ष। बेटे की आयु कितनी है? x वर्ष। तथा अनीस की आयु बराबर 3x वर्ष। अनीस की 3x वर्ष है। तो देखिए, अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अनीस अपने बेटे से 3 गुना, और उसकी आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग कितना है? 48 है। तो 3x प्लस x कितना है? 48। 3 और 1 4x बराबर 48। 12 चौक 48 होते हैं, 12 प्लस x बराबर 12। अतः अनीस की आयु पूछ रहा है। अनीस की आयु कितनी है? 3x वर्ष। 3x बराबर 3 गुणा x का मान 12 आ गया। 12 3 36 वर्ष। आंसर।
विकल्प में हमारा विकल्प भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया सवाल। अगला सवाल देखो, 8वां सवाल, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं, ये पूछा है। सॉल्यूशन ध्यान से देखें। पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याएं, एक तो 3 है, 5, 7 के बाद 11, 13, फिर 17, 17 के बाद 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53 के बाद 59, 61, 67, 71 के बाद आएगी 73 के बाद 79, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 109 के बाद है 113, 113 हो गया। 113 के बाद आएगी 127, 127 और 127 के बाद 131, 137, 139, 149, 151 और 151 के बाद कौन सी आएगी 157, 163, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, ये संख्या है। गिनतियाँ कितनी हो गई देखो, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 और 44 45, कितनी हो गई 45। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, यहाँ देखो विकल्प में विकल्प है ए वाला सही है, बिल्कुल विकल्प ए करेक्ट आंसर हुआ इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है 40 माइनस 90 ब्रैकेट में 1 प्लस 5 गुणा प्लस नहीं है भाग्यता ये 5 16 माइनस 8 इस पर बार चढ़ा हुआ है और ठीक है ना, रेखीय कोष्ठक बोलते हैं इसे। सॉल्यूशन हल देखो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले रेखीय कोष्ठक को समाप्त करेंगे। 40 माइनस 90 भागित 5, 16 में से 8 गए 8 गुणा 8 भागित 2 भागित 3। ठीक है, अब भाग की क्रिया को करेंगे, कोष्ठक होगा वो ख़त्म। अब इस ब्रैकेट में जो छोटा ब्रैकेट है उसमें हल करेंगे संख्याएं। उसमें हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वोडोमास का प्रयोग करते हुए भाग की क्रिया को कराएंगे। तो 90 भागित 5, 2 चौक 8 4 हो गया भागित 3। ठीक है, अब देखो 40 माइनस 5 से करेंगे, 5 1 5 4 बचे, 40 हुए 5 8 40 18 गुणा 4 भागित 3। सही है, अब इससे भाग कर देंगे, ये तो ऐसे हो गया ना पूरा। तो इसे हम कर सकते हैं 40 माइनस
18 गुणा 4 भागे 3, ऐसे हो गया। 3 6 18, तो ये हो गया हमारा 40 माइनस 6 चौक 24, 24 बराबर 40 में से 24 का कितना हुआ 6 या 3, 3 में से 2 गए 1 16, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हट के कितना आया आंसर 16। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ गया 16 आ गया। तो विकल्प हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां सवाल है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n n प्लस 1 का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। कैसे करेंगे इसे सॉल्यूशन देखें आप। सॉल्यूशन 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n n प्लस 1। ठीक है, क्या करें बराबर। इसे हम कर सकते हैं ऐसे 1/1 गुणा 2 प्लस 1 1/6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 2 3 6, इस प्रकार 3 गुणा 4 3 चौक 12 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n n प्लस 1 है ही। ठीक है ना। अब देखो इसकी अलग अलग बनाने से 1/1 माइनस 1/2, 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, प्लस इसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, इसी प्रकार प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट और इसे 1/n माइनस 1/n, इतना हो गया। ये क्या हो गया देखो, यहाँ देखो ध्यान से, ऐसे सभी कट जाएंगे तो एक तो पहली टर्म बचेगी और एक लास्ट वाली n प्लस 1 ये बचा। अब एलसीएम ले लो इसका, कितना n प्लस 1, यहाँ क्या हो गया n प्लस 1 माइनस 1, कितना बचा n प्लस 1, एक से एक कट गया n बचा। ठीक है, तो यही आंसर है। देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि 59 गुणा 29 बराबर 1711 है। तो 68 44 और 354 का में से क्या होगा, का में से क्या होगा। देखो क्या करेंगे, 68 44 और 354 का में से पूछा है, तो 354 से 68 44 में भाग देंगे, भाग विधि से करते हैं। 354 भाग विधि देखो कैसे करते हैं, 68 44 कितनी बार जाएगा ये, एक बार गया, 3 5 4 कितना 0, 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3, उतार लेना ये 4, अब जाएगा ये 9 बार, 9 चौक 36, 3 9 पंजे 45 45 46 47 48 का 8, 5 के 4 9 30 27 28 29 30 31 31 86 31 86। अब यहाँ से 4 में से नहीं जाएंगे, 14 हो गए, 14 में से गया 8, यहाँ रहे 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 2 रह गए, 2 में से गया 1, 118। अब 118 जो शेष है इसको यहाँ रखते हैं, फिर 354, 118 से 354 भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, 3 8 24, 3 1 3, 3 4 5 और 3 1 3, पूर्ण रूप से गया, कितना हुआ 3। तो 118 से पूर्ण रूप से जहाँ से शेषफल 0 आ जाए ना, वही उसका में से हो जाता है। अतः 68 44 और 354 का में से कितना है 118 आंसर। इससे कोई मतलब नहीं था इसमें। ठीक है ना। तो कितना हो गया, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। समझ में आ गया सवाल। अगला सवाल 12वां सवाल देखिए, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए
चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना दे रखा है? 3:5:9:13। ठीक है ना। सॉल्यूशन माना चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3x 5x 9x तथा 13x हैं। x जोड़ दिया सही में। ठीक है। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है भाई? 360। इसलिए 3x + 5x + 9x + 13x बराबर कितना हो गया? 360। अब देखिए 5 3 8 8 9 10 10 और 10 20 और 10 30 30x हो गई इनका जोड़। 30x बराबर 360। 0 से 0 कट गई, 3 से 3 1 3 3 2 नीचे। x बराबर कितना आ गया? 12 अंश। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण 13x। 13 गुणा 12, x का मान 12 आ गया है। ठीक है, 12 लिख दिया क्यों? सबसे बड़ा तो क्या होगा? इनमें 3x 5x 9x 13x 13x पर सबसे बड़ा है और यही पूछा है प्रश्न में, सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। 12 3 36 का 6, 3 बचे 12 और 3 15, 156 अंश आ गया आंसर। तो विकल्प हमारा सी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, यदि 75 का 20% बराबर 225 - 420 का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखो 75 का 20%, सॉल्यूशन देखो इसका। 75 का 20% बराबर कितना? 225 - 420 का x%। ठीक है, तब x का मान पूछ रहा है, क्या करें? 75 का 20%, तो देखो 75 गुणा का मीन्स गुणा है 20/100 बराबर 225 माइनस ये क्या है? 420। इसे करेंगे हम 420 गुणा x/100। ठीक है, अब कितना हो गया? ये 25 3 75, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो 3 पंजे 15 हो गया। ये 15, ये 225 माइनस 420, इसमें भाग लग गया 10 से, तो ये हो गया 4.2x। ठीक है, इम्प्लाइज इसको इधर ले आए, x के पार्ट को 4.2x बराबर 225, 15 को इधर ले गए तो माइनस का हो गया, तो ये बचा 0, तो में से गया 1, 210 x बराबर 210/4.2, पॉइंट हट गया, 0 बढ़ गई नीचे। अब 21 1 21, 21 दूनी 42, 100/2, 2 से काटो 50। ठीक है ना, तो x का मान क्या आ गया? x बराबर 50। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर आ गया। सभी की समझ में आ गया? ये ध्यान से देख लें।
अगला सवाल प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। 14 में प्रश्न देखिए, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन इसका 14वें सवाल का, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर 1386 मीटर स्क्वायर। 1386 मीटर स्क्वायर। वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1386, या आर स्क्वायर बराबर 1386 गुणा 7/22। 7 ऊपर पहुंच गया, 22 नीचे। अब देखिए 22 कट करके देखते हैं इसे 1386 को। 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 22, 11 दूनी 22 और 11 छिक्के 66, 2 छिक्के 12, 2 6 6, 63, 63 गुणा 7, तो ये हो गया आर बराबर रूट 63 को लिख सकते हैं हम 3 तिया 9 सत्ते 63 गुणा 7 है। जोड़ा बन गया, ये जोड़ा में से एक एक ले लिया, 3 गुणा 7 तो ये हो गया 21 मीटर। त्रिज्या क्या है? 21 मीटर। पूछ क्या रहा है? तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो रास्ता निकल आएगा, क्योंकि यही तो कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते की चौड़ाई दे रखी है, देखिए देखिए, इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बड़े वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। बड़े वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला बना बराबर 1386। बड़े वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 है। दूसरे का माइनस पाई आर माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 मीटर चौड़ा। अरे ये है, देखो यहाँ देखो, एक ये वृत्ताकार बड़ा पार्क है और एक ये है छोटा, और इसकी जो चौड़े की रास्ता की क्या है? आर है, तो इसकी त्रिज्या में से आर घट जाएगी ना। देखो आर बराबर 7 है ये, और ये पूरी आर है यहाँ तक, तो आर को घटा देंगे 7 में से, आर में 7 घटा देंगे जब ये तो अंदर का आएगी त्रिज्या, तो ये हो गई 1386 माइनस पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर हमारा निकल गया 21 माइनस 7 का स्क्वायर। देखो यहाँ देखें, ये आर का मान निकल के आया था 21, ये आया था ना, ये वाला 21 मीटर निकल के आया था आर का मान, ठीक है ना। अब देखो आगे 21 माइनस 7 कवर। अब इसे हल करें हम तो कितना होगा? 1386 माइनस 22/7।
21 में से 7 गए, कितने बचे? 14, 14 का वर्ग। तो इसे हम कर सकते हैं 1386 माइनस 22/7 गुणा 14 गुणा 14। 7 दूनी 14, 2 से कट गया। और 14 दूनी 28, 28 में 22 की गुणा करें, 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56, 6 5 6 11, इसका 1 5 और 6, 600 कितना हुआ? 16 हुआ। तो ये हुआ 1386 माइनस 616, 616। अब घटाओ, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 1 गया 7 और 13 में से 6 गए 7, 770 मीटर आंसर आ गया। तो कौन सा विकल्प सही हो गया? देखो यहाँ देखो, विकल्प जो सी है हमारा 720 मीटर स्क्वायर, ये बिल्कुल सही हो गया। समझ में आ गया? ध्यान से देख लो, सवाल ये है और इसका आगे का हल ये वाला 770 70 70 770 है, 20 नहीं था। ठीक है ना? समझ में आ गया सभी के? अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 15 पर। 15 में सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो आयतन 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है? घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है? सॉल्यूशन देखिए इसका। माना घन का किनारा, माना घन का किनारा बराबर ए सेंटीमीटर। कितना? ए सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार a+1 का क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर 169। क्योंकि यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो आयतन इतने घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। इतना आयतन इसे घटाए तो इतना आयतन बढ़ गया। प्रश्न में यही तो कह रहा है। बस इसे सॉल्व करो तो ये हो a+1 का होल क्यूब क्या होगा? ए का क्यूब प्लस 1 का क्यूब एक ही आएगा, प्लस तिगुना दोनों की गुणा a+1 माइनस ए क्यूब बराबर 169। ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, इसे भी खोलते हैं हम। 1 + 3a² + 3a, इसको इधर लेके आए, माइनस का हो गया 169 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करें? देखो 3a² हो गया और 3a² + 3a, इसमें से एक घटा तो 168 हो गया बराबर 0 हो गया। अब क्या करें? 3 से भाग देते हैं इसे, तो a² + a माइनस 3 पंजे 15, 3 × 18 56 हो गया। इसके करें फैक्टर, 8 7 56, 8 और 7 आ गया, तो a² + 8a माइनस 7a माइनस 56 बराबर 0। 2 2 के जोड़े हो गए, इसमें से a कॉमन है तो a + 8 माइनस 7 कॉमन, a + 8 बराबर 0। इसमें से कॉमन a + 8, a माइनस 7 बराबर 0। ठीक है ना? इसलिए a बराबर 7 सेंटीमीटर और a का मान इसे लेंगे तो क्या आएगा? -8, जो कि अमान्य है। ठीक है ना? अतः घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई बराबर कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी? 7 सेंटीमीटर। इसलिए आंसर कौन सा हो गया? विकल्प बी बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया सभी के? अगला प्रश्न देखो, 16वां प्रश्न देखिए। ए किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। बी का कार्य, बी का कितना भाग पूरा करता है? बी का कितना भाग पूरा करता है? देखिए सॉल्यूशन देखिए। माना
दोनों द्वारा लगने वाला कुल समय बराबर 100 घंटा। 100 घंटा। अब देखिए 100 घंटे का 15% बराबर कितना हुआ? 15 घंटा। ए का 15 घंटे का कार्य बराबर कितना है? 12%। ये कह रहा है ना, एक किसी कार्य को 12% भाग को निर्धारित समय 15% समय पूरा कर सकता है। तो 15 घंटे का कार्य 12%, ए का 100 घंटे का कार्य क्या हो गया? 12/15 गुणा 100 बराबर कितना हो गया? ये हो गया 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से 20 और 20 चौक 80, 80% हो गया। ठीक है। शेष कार्य कितना है? शेष कार्य है 100 माइनस 80 बराबर 20%। अतः बी द्वारा 20% कार्य किया जाएगा। बी द्वारा 20% कार्य किया जाएगा। आंसर आ गया। विकल्प देखिए कौन सा सही है। विकल्प बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 17 देखिए। वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? देखिए सॉल्यूशन। माना वैशाली द्वारा तय की गई एक तरफ की दूरी डी किलोमीटर है। कितनी है? डी किलोमीटर है। अब प्रश्नानुसार समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है और समय बराबर दूरी बट्टे चाल हो गया। ठीक है ना। अब देखो वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था तो उसके लिए कुल कितनी दूरी तय की? तो समय के अनुसार करेंगे इसे हम। डी बट्टे 50, दूरी है 50, चाल है दूरी है डी और 50 चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस डी दूसरी चाल है 10 किलोमीटर। 50 और 10 दे रखी है, दोनों को जोड़ लिया तो कुल समय हुआ हमारा कितना? 2 घंटे 24 मिनट। तो 2 प्लस 24 मिनट को घंटा बना दिया, 24/60। समझ गए ना। अब देखो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। इसे हल किया तो 5 दूनी 10, 2 12/5 आ गया। ठीक है। इसका एसएम कितना आया? 50। तो डी प्लस 5D 10 पंजे 50 हो गया बराबर 12/5। 5 से काट दो, 10 बार कट गया तो ये हो गया 5 और 1 कितना हो गए? 6D। 6D बराबर 12। 6 दूनी 12 नहीं गुणा 10 भी है
6 से घटाइए 2 बार, और 10 दूनी 20 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया? 20 किलोमीटर। ठीक है ना। अतः कुल दूरी बराबर कार द्वारा तय की गई दूरी प्लस साइकिल द्वारा वापस आने में तय की गई दूरी बराबर 20 + 20 बराबर 40 किलोमीटर। आ गया आंसर। तो विकल्प कौन सा है देखिए जल्दी। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, प्रश्न नंबर 18। 1000 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर रुपये 1140 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। मूलधन बराबर है 1000 रहे, और समय दे रखा है 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष। ब्याज है, ब्याज 1140 हो जाता है, 1000 घटा दो तो 140 ब्याज आ गई। दर क्या कह रहा है? पूछ रहा है मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। मूल धनराशि पूछ रहा है इनमें, और दर पहले दर निकालें। 4% वृद्धि दर भी निकालनी है पहले इससे। ठीक है ना। तो क्या करा देखो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। तो ये कितनी है ब्याज? 140। मूलधन कितना है? 1000। समय कितना है? 2, और दर निकालनी है हमें इसकी बट्टे 100। 2 जीरो कट गई। एम्प्लाइज दर बराबर कितनी हो गई? 140। 10 दूनी 20 बट्टे 20। 20 2 से 2 कटे, 2 सत्ते 14, 7%। ठीक है ना। अब यदि ब्याज दर, अब कह रहा है ये यहाँ तक हो गया सवाल। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि हो जाए, दर में 4% की वृद्धि के बाद क्या होगा? साधारण ब्याज हो जाएगी 1000 गुणा 2 गुणा 7 और 3 10, 11 हो गए। 11% हो गए ना, तो यहाँ 11 हो गया। अरे 7 + 4 बराबर 11% हो गई ना, वृद्धि हो गया 4 अपन 100। 2 जीरो कट गई। 11 दूनी 22, 22 दूनी 22 था 220, 220 आ गया। इसलिए मूल धनराशि पूछ रहा है, क्या करा? तो मूल धनराशि याद करो। तो मूल धनराशि कितनी हो जाएगी? 1000 + 220 बराबर 1220 रहे आंसर। समझ में आ गया? सभी के समझ में आ गया? तो हमारा विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 19। 19वां सवाल है कि एक पुराने फ़ोन को 6360 रुपये में पर बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ।
13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। देखिए सॉल्यूशन, माना फोन का क्रय मूल्य, माना फोन का क्रय मूल्य बराबर x रुपये, x रहे। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, x गुणा 13% का लाभ पर बेचा 47% कम, इतने पर रंजिता से कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य पर और 13% लाभ पर 100 माइनस 47 अपॉन 100 बराबर कितना है 6360, ठीक है ना। और जी x बराबर क्या हो गया, x बराबर 6360, 100 ऊपर पहुंच गए, 100 में से 47 ये नीचे आ गए, कहे तो 10 3 53 हो गए। अब इसको कट पिट करो, 53 एकम 53, इससे काटें यदि, देखो यह भाग दें 3 6 0 में 53 एकम 53, 1 0 6, 53 दूनी 2 3 6 10 12 और 1 0 120, तो ये कटा 120 बार है और ये गुणा की हमने तो ये आई 120, 2 इसकी 0 आ गई 12,000, ठीक है ना। अतः 13% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य गुणा 100 प्लस 13/100, ठीक है ना, ये आया। तो 12,000 ये आ गया था, कितना हो गया ये हो गया लागत मूल्य x क्रय मूल्य 12,000 12,000 गुणा 113 अपॉन 100, 2 0 कट गई, गुणा की इसकी तो 0 1 0 है, 12 3 36, 3 12 कम 12 और 3 15, 1 12 और 1 13, तो ये हो गई 13,560 रहे। आ गया आंसर। तो विकल्प देखिए कौन सा सही है, विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 देखिए, यदि 12x² माइनस AX प्लस 7 बराबर AX² प्लस 9x प्लस 3 का केवल एक पुनरावृत्त समाधान है तो ए का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, 12x² माइनस का AX प्लस 7 बराबर AX² प्लस 9x प्लस 3। देखो इसमें से क्या करें, इसे एक जगह कर लें हम, इसे इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 12x² माइनस AX² माइनस AX माइनस 9x प्लस 7 माइनस के 3 बराबर 0 हो गया। अब इसमें से क्या x² कॉमन है, ठीक है, तो x² कॉमन आ गया, क्या बचा 12 माइनस a, इसमें से x कॉमन है, a माइनस है तो a प्लस 9 हो गया और प्लस 7 में से 3 गया 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण AX²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर समीकरण 1 के मूल बराबर पुनरावृत्त होंगे। ठीक है ना। यदि बी स्क्वायर बराबर 4ac हो, अतः बी क्या है, ए का ही तो मान पूछ रहा है। बी का है ये है a + 9 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा ए क्या है 12 - a, ये ए की तुलना गुणा सी 4 है। तो इसे हम खोलें तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18a और एक तरीका और है इसका करने से। यदि हम इसमें विकल्प के अनुसार भी कर देते हैं, देखो इसे रख लिया, विकल्प के अनुसार करते हैं इसे। विकल्प ए, जैसे विकल्प ए ले लिया, विकल्प ए लेते हैं, 2 ले लिया, 2 और 9 18, 2 और 9 11, 11 का 22 और 12 12 × 48 ना, ये नहीं बनेगा। यदि हम 3 लेते हैं, विकल्प सी लेते हैं, ए बराबर 3 लेते हैं, तो ए इसमें रखें 3 + 9 का स्क्वायर कितना हुआ, और 4 गुणा 12 - 3 गुणा 4, 9 और 3 9 12, 12 का वर्ग और 4 गुणा 12 में से 3 गए 9 गुणा 4, देखो 12 का वर्ग 144 बराबर 4 चौक 16 निम्मा 144, दोनों बराबर आ गए। अतः जो विकल्प सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए बराबर 3। ठीक है ना। तो विकल्प सी करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन बड़ा होगा थोड़ा, ठीक है ना, इसी विकल्प से कर सकते हैं ऐसे सवाल। अगला प्रश्न 21वां सवाल देखिए। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके छोटे कोण के दुगने से 39 अंश कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा। कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन इसका। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का मान समान होता है। ए बी सी और डी। देखो यदि ये y है तो ये y होगा, ये x है तो ये x। ठीक है ना। कोण ए सी डी बराबर कोण ए बी डी बराबर x। यह कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी बराबर y। तब प्रश्न के अनुसार यदि x सबसे छोटे कोण है, x क्या है, सबसे छोटे कोण है। ठीक है, इसलिए y बराबर 2x माइनस कितना हो गया 39, क्योंकि उसके छोटे कोण के दुगने से 39 कम है दूसरा बड़ा वाला कोण, तो y बराबर 2x माइनस 39 हो गया।
समीकरण 1 चतुर्भुज के नियम से, चतुर्भुज के नियम से x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो x प्लस वाई कितना हो गया 2, अरे 2x हैं और 2y हैं, तो x प्लस वाई दूना करके 360, 2 से इसे काट दो कितना होगा 180। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो ये दे रखा है y बराबर 2x माइनस 39, तो ये है x प्लस वाई, तो x प्लस 2x माइनस 39 ये हो जाएगा। तो देखो ये हो गया y बराबर कितना है 2x प्लस 39, लिए x प्लस 2x प्लस 39 अंश ये रख गया y का मान और बराबर 180 है ये। अब 2x और x कितने हो गए 3x बराबर 180, 39 को इधर ले गए माइनस के हो गए 39, इसे घटाओ तो ये कितना हो गया 100, एक सेकेंड, ये 2x माइनस 39 है, माइनस का ही है ना, ये क्या है माइनस का है, माइनस इधर को ले जाएंगे प्लस हो गए, तो ये जोड़े 9 8 9 10 11 1 और 1 2 219, इसलिए x बराबर 219 बटे 3, 3 7 21 और 3 3 9 73 अंश आंसर आ गया। तो देखिए क्योंकि छोटे कोण का मान पूछ रहा है, छोटा कोण तो हमने x माना है, ठीक है ना, तो विकल्प हमारा 73, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो गया 73। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट सवाल देखो, अब देखिए 22वां सवाल, यदि टेन अल्फा बराबर 3 माइनस 2 रूट 2 है तो टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, टेन अल्फा बराबर 3 माइनस 2 रूट 2, समीकरण 1, टेन अल्फा क्या होता है कोट अल्फा होता है, तो कोट अल्फा बराबर 1/10 अल्फा 1/3 माइनस 2 रूट 2, इसका कर दें हम परिमेयीकरण तो 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस का होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गई है, तो ये आ गया बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 और एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो पहले पद का वर्ग 3 का वर्ग 9 माने दूसरे पद का वर्ग 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 1 या 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है ना। इसलिए टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा बराबर क्या है, टेन अल्फा का मान क्या है 3 माइनस 2 रूट 2, कोट अल्फा का माइनस 3 और इस माइनस से इसका मान क्या हो जाएगा माइनस होगा 2 रूट 2, 3 से 3 कट गया तो ये बचा माइनस के 2 और 2 4 रूट 2 आंसर, ठीक है ना। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प सी करेक्ट आंसर बना, ठीक है। अगला सवाल 23वां सवाल देखिए, 23 में क्या बन रहा है, एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, छात्रों की माध्यका के अंक ज्ञात कीजिए। दे रखे क्या करें, सॉल्यूशन दिए हुए अंकों को आरोही क्रम में
लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर अंक, और अंक क्या है, आरोही क्रम में लिखे ना, तो सबसे पहले 8 आएगा, और फिर 11, उसके बाद 16, उसके बाद है 20 आएगा, 20, और फिर 22, फिर 29, ये आए अंक। छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या क्या है, 8 के नीचे 11, फिर 11 के नीचे 14, और भाई 16 के नीचे 9, और 20 के नीचे 5, और फिर 22 के नीचे 8 आ रखा 8, और 29 के 3। छात्रों की संख्या आ गई। अब संचय बारंबारता, CF। संचय बारंबारता कैसे करते हैं, देखो 11 और 14 कितना हो गया, 25, 25 और 9 कितना हो गया, 34, 34 में 5 जोड़े 39, 39 में 8 जोड़े 47, और ये 47 में 3 जोड़े 50। n बराबर कितना हो गया, 50। इसलिए माध्य का सम है ना ये, तो सम के लिए फॉर्मूला n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद अपॉन 2। ये कितना हो गया, 25, n, अरे n इतना है तो n/2 कितना हो गया, 50/2, 25 हो गया, तो 25वां पद प्लस 26वां पद एक जुड़ गया तो इसमें अपॉन 2, ठीक है ना। 25वां पद देखो क्या है, यहाँ ले 25 एक्यूरेट है, तो ये आ गया 25 क्या 11, और यहाँ देखो 11 प्लस, अब 26वां 25 से नेक्स्ट आगे कितना है, ये है दूसरा, ठीक है ना, 16/2, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 27/2 बराबर 2 1 2, 2 3 6 पॉइंट बचा 10 हो गए, 2 5 10, 13.5। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प भी करेक्ट आंसर है, हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन 2 + √5 अपॉन 2 - √5 प्लस 2 - √5 अपॉन 2 + √5 प्लस √5 - 1 √5 + 1। इसका क्या करेंगे, इनका परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण। तो देखिए परिमेयीकरण के लिए हर के परिमेयीकरण करें, क्योंकि हर में देखो विकल्प में किसी में रूट नहीं है, तो 2 + √5, 2 - √5 और 2 + √5 के ऊपर नीचे गुणा करिए हमने, 2 + √5। इसी प्रकार इसमें 2 - √5, 2 - √5 अपॉन 2 + √5, 2 - √5। ये हो गया। चाहते तो इसका एलसीएम भी ले लेते, प्लस √5 - 1, √5 + 1 और √5 - 1, √5 - 1, ठीक है ना। अब क्या करें, बराबर, अब ये हो गया 2 + √5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये 2 दूनी 4 - 5 इतना आ गया। इस प्रकार इसे 2 - √5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 दूनी 4 - 5 प्लस ये इस फॉर्मूले से a + b, a - b बराबर a² - b² वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। इसी प्रकार इसे √5 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 5 - 1
ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया ना सभी के। अब क्या करें, इसे देखो, इसे खोलें। पहले पद का वर्ग 4 प्लस दूसरे पद का वर्ग 5 प्लस दूना दोनों की गुणा, तो 2 दूनी 4√5। और ये कितना बचे, माइनस के बचे, -1 प्लस इसी प्रकार इसे खोलो। 2 दूनी 4 प्लस 5 माइनस 2 दूनी 4√5 अपॉन ये कितना होगा, -1 प्लस इसे खोलें 5 प्लस 1 -2√5 अपॉन 5 में से 1 गया 4। अब इसे देखो, माइनस कॉमन ले लें बस, इसे -1 5 4 9 प्लस 4√5 5 और 9 -4√5, ये दोनों कट गए और ये 5 और 1 6 प्लस 2√5 अपॉन 4 होगा। अब ये बचा 9 और 9 18 माइनस के 18 और प्लस के 6 प्लस 2√5 अपॉन 4। ठीक है ना, क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लिया। अब इसे थोड़ा और हल कर सकते हैं। माइनस के 18 प्लस 2 कॉमन ले लें, 3 प्लस √5 अपॉन 4, 2 दूनी 4 कर सकते हैं। अब एलसीएम ले लिया हमने 2, तो 18 दूनी 36 माइनस 36 प्लस 3 प्लस √5। अब ये हो गया 36 में से 3 गए, माइनस के 33 प्लस √5 अपॉन 2 आंसर। हाँ, एक सेकेंड, ये माइनस है, यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, माइनस और ये माइनस, ये माइनस, कितना आया आंसर, माइनस के 33 और -√5 अपॉन 2 आंसर। विकल्प कौन सा सही है, देखें, विकल्प डी सही है। विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, सभी के समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 25वां सवाल देखिए। माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज़्यादा होगी। पुत्री की वर्तमान आयु। सॉल्यूशन, माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तब माता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 50 माइनस x वर्ष, और भाई 5 वर्ष बाद माता की आयु कितनी हो जाएगी, 50 माइनस x प्लस 5। 5 साल बाद माता की उम्र 5 और जुड़ेगी इसमें, तो इतने वर्ष कितने हो गई, 55 माइनस x वर्ष। ठीक है ना। अब 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी, x प्लस 5, क्योंकि पुत्री की वर्तमान आयु x है। 5 साल बाद x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अतः प्रश्न के अनुसार 55 माइनस x बराबर वर्तमान, और क्योंकि 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र की 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 4x प्लस 5। ठीक है ना। अब इसे खोलते हैं। देखो, 55 माइनस x बराबर 4x प्लस 5। 55 माइनस x बराबर 4x प्लस 5। तो ये 55 माइनस x, इसे खोलें, 4x प्लस 4 पंजे 20 इम्प्लाइज 4x, इस x को इधर लेके आए तो प्लस के x हो गया, और 55 20 को उधर ले गए तो माइनस के 20, कितना हो गए 35। 55 में से 20 गए 35, 4x और ये कितने 5x बराबर 35,
एक्स बराबर कितना हो गया 35/5, 5 सत्ते 35, 7 साल। अतः पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है 7 साल। समझ में आ गया। अब से देखो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। अब देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए, मैथ के क्वेश्चन हो गए, अब विज्ञान के कराते हैं कुछ। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। अभी तक ऐसे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को। देखो पहला प्रश्न विज्ञान का 26वां प्रश्न है कि एक मील लगभग डॉट डॉट किलोमीटर के बराबर होता है। तो एक मील होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। एक मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए इस प्रश्न को। 75 ग्राम द्रव्यमान के एक ठोस का सापेक्ष घनत्व क्या होगा यदि पानी में पूरी तरह से डूबे होने पर उसका भार 25 ग्राम होता है। कैसे करेंगे इसे, देखिए सवाल को। ठोस का द्रव्यमान बराबर 75 ग्राम, ठोस का द्रव्यमान बराबर 75 ग्राम। अब डूबने पर ठोस का भार बराबर 25 ग्राम। डूबने पर ठोस का भार 25 ग्राम। और भाई ठोस द्वारा विस्थापित जल की मात्रा 75 माइनस 25 बराबर 50 ग्राम। ठीक है। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है ठोस का द्रव्यमान अपॉन ठोस द्वारा विस्थापित जल की मात्रा। कितनी हो जाएगी 75/50 बराबर हो गया 25 3 75, 25 दूनी 50, 3/2 बराबर 2 1 2, 2 5 10, 1.5। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, हो गया। अगला सवाल देखो। 28वां सवाल देखो। एक 0.5 kg वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लें। देखिए कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन दे रखा है, दिया है m बराबर क्या है 0.5 kg और g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h क्या है 20 मीटर ऊंची, 20 मीटर। तो हल करने पर क्या होगा, किसी ऊंचाई से गिरते पिंड की गतिज
ऊर्जा बराबर क्या होती है, mgh बराबर 0.5 मान रख दिया, जी का मान 10, h का मान 20, 20 पंजे 100, तो और 10 एक पॉइंट हो गया 100 जूल। 20 पंजे 100 हो गया, 10 हो गया, 10 तो 100 हो गया पॉइंट रख के, ठीक है ना। तो 100 जूल। चूंकि भूमि पर ठीक पहुंचने से पहले इमारत के शीर्ष पर कुछ स्थितिज ऊर्जा mgh गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है ना। तो विकल्प कौन सा है, विकल्प हमारा होगा विकल्प भी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, 29वां सवाल देखिए। कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 4 सेकंड और 8 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या है। देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। समयांतराल t बराबर 8 - 4 बराबर 4 सेकंड। प्रारंभिक वेग u बराबर 0, त्वरण क्या दे रखा है ए 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण हो गया v बराबर क्या होगा u प्लस 80 से, v बराबर u प्लस 80 से, v बराबर u का मान 0 है, प्लस 3 गुणा 4 बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड। गति के द्वितीय नियम से, गति के दूसरे नियम से s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, s बराबर u 12 t है 4 प्लस 1/2 गुणा 4 है a, t 4 गुणा a कितना है 3 है, t का मान 4 था, 4 गुणा 4 हो गया और a का मान 3, 2 दूनी 4, 12 चौक हो गया u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड, s बराबर 12 चौक 48 प्लस 4 दूनी 8 दिया 24, 8 4 12, 4 5 6 और 1 7 72 मीटर। औसत वेग पूछ रहा है। औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है, कुल दूरी कितनी है 72, समय कितना है 4, 4 1 4, 3 बचे 2 32 हो गया, 4 8 32, 18 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया सभी के। विकल्प कौन सा देखिए, विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न देखिए। 30वां सवाल देखिए क्या है इसमें। रिक्त स्थान है, पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। चालन, कंडक्शन, विकिरण रेडिएशन, संवहन कन्वेक्शन, वाष्पीकरण वेपोराइजेशन। देखिए ध्यान दीजिए, पदार्थों के मध्य अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा ऊर्जा के स्थानांतरण या संचरण की 3 प्रमुख विधियां हैं। चालन, नंबर 2 संवहन तथा नंबर 3 विकिरण विधि है। ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की संवहन विधि से में किसी तरह पदार्थ द्रव
गैस या प्लाज्मा में उसके अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा उस तरल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण या संचरण होता है। अर्थात ऊष्मा संचरण की संवहन प्रणाली तरल पदार्थ के अणुओं की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। ठोस पदार्थ में संवहन प्रणाली संभव नहीं है। तो इसका विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प सी संवहन। ठीक है ना। अगला प्रश्न, एक बार फिर अंत में हम मैथमेटिक्स का एक सवाल लेकर आए हैं। मैथ्स देखिए, ध्यान से देखें। श्री यशवंत ने एक एफडी में कुछ रुपयों का निवेश किया। परिपक्वता होने पर से कुल कितनी राशि मिलेगी? यदि रुपये 10,000 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाए, ब्याज तिमाही संयोजित होता है। देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे इसे। तो सॉल्यूशन ये मूलधन मूलधन पी कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। समय क्या दे रखा है? दर दे रखी 20% वार्षिक। और ये लिखा ना तिमाही। तो कैसे करेंगे इसे? 20/4 4 तिमाही होती ना, तो 4 पंजे 20 बराबर 5% तिमाही। और समय n है 6 महीना। इसका करें तिमाही तो 2 तिमाही हो गई। ठीक है ना। अब सूत्र देखिए, फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर P 1 + R/100। साफ नहीं दिखाई दे रहा? अब दिखाई दे रहा है। 1 + R/100 की पावर n। अब मान रख दो P का कितना है? 10,000। 1 + R 5/100। n कितना दे रखा है? 2। ये है ना, n 2 है। सभी मान रख दिए। अब बराबर ये हो गया 10,000 1 + 5 × 5 5 × 10 1/20 की पावर 2, या 10,000 20 × 20 और 1 21/20 की पावर 2, या 10,000 × 21/20 × 21/20। 2 0 कट गई, 2 से 50 बार और इस 2 से 25 बार। ठीक है। तो ये आया 25 × 21 × 21। 25 × 21 का वर्ग कितना? 441। 25 × 25 का 5 हासिल के 2। 25 100 का 100 तो 102। 10 25 चौका 100 और 10 110। 11,025